तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टियान और मोगी वो दोनों एक जगह छुपे हुए होते हैं, मगर फिर वहाँ पर एक यांग फैमिली का वॉरियर आ जाता है जिसके पास कुछ पावरफुल ब्लड बीस्ट होते हैं। तो मोगी उससे लड़ने का फैसला करती और उसी लड़ाई के बीच में अचानक से वो एक 6 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने एक ही वार के साथ उस ब्लड बीस्ट को चारों शाने चित कर देती है। और इसी तरह फिर हाउ टियान सर्वाइव करने के लिए एक गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो उस व्हाइट आई डीमन को कंट्रोल करने के लिए उसे समन करता है। मगर अचानक से वो देखता है कि वो व्हाइट आई डीमन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि उसकी मौत उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई थी। वो उस व्हाइट डीमन से कहता है कि प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाओ, अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो फिर तुम मेरी बॉडी से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हारा मेरे साथ ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो तुम थोड़ा सा इस बारे में भी सोच लो। वो व्हाइट आई डीमन क्योंकि हाउ टियान का सोल स्पेस यूज कर रहा था, तो इसलिए हाउ टियान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मोगी तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं किसी तरह इसे वापस से अपने सोल स्पेस में सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ये कहते ही वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए वापस से उस बीस्ट को सप्रेस करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि हाउ टियान की उस सोल फॉर्मेशन के अंदर से कुछ बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बाहर निकल आती है, जो कि उस व्हाइट डीमन को चारों तरफ से पकड़कर उसे उस स्पेस के अंदर खींचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो व्हाइट डीमन भी अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी वो चेन्स उसे आहिस्ता आहिस्ता अंदर खींच लेती है। जिसके बाद हाउ टियान कहता है कि ये मेरी काफी ज्यादा सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मगर शुक्र है कि ये अभी भी मेरी सोल पावर पर ही डिपेंडेंट है। वो उसे वापस से अपने सोल स्पेस में सील करने की कोशिश कर रहा था। इतने में अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि अच्छा बच्चे, तो तुम अभी भी व्हाइट आई डीमन के हाथों बच गए हो। पता नहीं तुम लकी हो या फिर अनलकी, क्योंकि तुम एक व्हाइट आई डीमन से तो बच गए, पर तुम मुझसे कैसे बचोगे। इतने में एक पावरफुल एनर्जी साइक्लोन उसकी तरफ आता है, तो निंग निंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक आइस वॉल खड़ी कर देता है, जिससे वो एनर्जी टकरा कर वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यांग फैमिली का सबसे पावरफुल वॉरियर वहाँ पर आता है, जो कि आते साथ ही हाउ टियान से कहता है कि तुमने मेरे बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा, तुम ये भी जानते होगे कि मुझे जल्दबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर फिर हाउ टियान उससे कहता है कि तुम अगर किसी तरह की कोई जल्दबाजी करते हो तो तुम भी यांग जी के पास वापस हेल में चले जाओगे। मगर वो दिल में सोचते हुए कहता है कि इसने मुझे बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया है। भले ही मोई की पावर अपग्रेड हो चुकी है, मगर उसके बावजूद भी मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही अचानक से मोई अपने आप ही बाहर आ जाती है और उस बीस्ट पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करती है, जिससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मगर वो वॉरियर कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। इतने में अचानक से मोजी एक मरतबा फिर से अपनी टेल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार एनर्जी अटैक करती है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। और अगले सीन में अगले सीन में हम लोग हाउ टियान के फादर को देखते हैं, जो कि एक जगह उदास खड़ा हुआ होता है। और वहीं पे हमें एक और लड़की को भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर हाउ टियान का फादर कहता है कि तो तुम वापस आ गई, मुझे बताओ कि अब तुम यहाँ से कहाँ जाने वाली हो, तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुमने कोई मंजिल डिसाइड की है। मगर वो लड़की कहती है कि मैंने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया, पर मैं यहाँ पे भी नहीं रहने वाली। ये सुनकर उसका फादर उससे कहता है कि अगर तुम बाहर की दुनिया को देख देख कर थक जाओ तो फिर तुम वापस आ जाना, और हाँ अगर तुम्हें मुझसे कोई बात कहनी भी है तो फिर तुम कह सकती हो। तो वो लड़की कहती है कि टियान चेंग, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो अपना चेहरा उदास करते हुए कहता है कि बेचारा हाउ टियान। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि क्या हुआ उसे, तुमने उसे कहाँ भेजा है। तो टियान चेंग कहता है कि तुम घबराओ मत, मैंने उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा है, वो 1 साल के बाद वापस आएगा। तो वो लड़की कहती है कि क्या वो बिल्कुल ठीक है। तो टियान चेंग कहता है तुम घबराओ मत, वो जगह बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि ठीक है, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो फिर मैं उसे अपने पैलेस में लेकर जाऊंगी और उसके वापस आने की खुशी में उसे ग्रैंड 8 सेरेमनी भी दूंगी, जिसके बाद से वो ऑफिशियली सोल पैलेस का मास्टर बन जाएगा। तुम देख लेना, मैं उसे एक बहुत ही अच्छा सोल मास्टर बनाऊंगी। ये सुनकर टियान चेंग ऊपर की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि
टियान चेंग अब काफी बेहतर हो चुका होगा। मगर दूसरी तरफ वो लड़की कहती है मैं अपने सोल पैलेस से कहकर तुम्हारे ऊपर से बैन हटवा दूंगी, उसके बाद से फिर तुम भी जब चाहे सोल पैलेस में आ सकते हो। मगर टियान चेंग कहता है कि जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो फिर मैं खुद ही आ जाऊंगा, फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ। मगर फिलहाल हाउ टियान मेरे पास ही रहेगा। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर हम लोग दोबारा से उसी फाइट को देखते हैं जिसमें मोई के धमाके से सब पीछे हट जाता है। उस धमाके की एनर्जी की वजह से उस पेट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मोई को मारने के लिए जोर से धाड़ना शुरू कर देता है। मगर उसका मास्टर कहता है कि तुम बिला वजह में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, क्योंकि वो लोग अब यहाँ पे नहीं है। मुझे लगता है वो लोग काफी दूर निकल गए होंगे। जिसके बाद हम लोग हाउ टियान को देखते हैं जो कि एक जगह छुपा हुआ होता है। वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो सोल पेट उसे देख लेता है और उस पर पावरफुल एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर देता है। मगर उसका अटैक हाउ टियान को हिट नहीं कर पाता क्योंकि वो दरख्तों और बड़े बड़े पत्थरों का सहारा ले रहा था। और फिर वो ऊपर देखता है तो उसे नजर आता है कि वो सोल पेट अचानक से एक फोग के अंदर गायब हो गया है। तो इसी का फायदा उठाते हुए हाउ टियान कहता है कि हमें इस फोग का फायदा उठाना चाहिए। ये कहते ही वो फौरन से निंग निंग को बाहर बुलाता है। इसके बाद हाउ टियान उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस यांग जी चेंग को थोड़ी देर के लिए रोके रखो। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं यहाँ से काफी दूर निकल जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि यांग जी चेंग से फाइट करते हुए तुम्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है तो फिर तुम फौरन से अपने सोल स्पेस में वापस चली आना। उससे ज्यादा देर तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ निंग निंग उसकी एक डमी बनाने के लिए अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करती है और फिर खुद भी उसी डमी के पास बैठ जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यांग जी चेंग वो जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसे वो निंग निंग और आइस स्टेचू दिखाई देता है, जिस पर वो कहता है कि लगता है कि शायद हमें कुछ देर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। वो बीस्ट जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा होता है तो निंग निंग उसे देख लेती है और उस पर आइस स्टोन्स के जरिए हमला करना शुरू कर देती है, जिससे वो बीस्ट बचते हुए फौरन से हवा में ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो निंग निंग वो भी अपनी आइस एनर्जी से उसका पीछा करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बीस्ट जितना भी ऊपर जाता है वो आइस एनर्जी उसके पीछे पीछे आती है और उसे आकर हिट करती है, जिसकी वजह से उसके पंख फ्रीज होने लगते हैं। मगर वो बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और अपनी फायर एनर्जी के जरिए नीचे गिरने से पहले ही अपने पंखों को अनफ्रीज कर देता है। ये देखकर जी चेंग कहता है कि ये पेट तो सच में काफी बहादुर है। वो अपने उसी पेट से कहता है कि चलो इसे भी ठिकाने लगा दो। ये सुनते ही वो पेट निंग निंग पर एक जोरदार एनर्जी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से निंग निंग वहाँ से दूर जा गिरती है। मगर जी चेंग देखता है कि अचानक से वो किसी सोल स्पेस के अंदर वापस जा रही है। और इस तरफ हाउ टियान उसके वापस आता ही कहता है कि निंग निंग तुम ठीक तो हो ना। और इस तरफ जी चेंग हाउ टियान से कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 साल गुजर चुके होते हैं और हाउ टियान का हुलिया भी बिल्कुल चेंज हो गया था। उसके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने हो गए थे और उसके बाल भी काफी बढ़ गए थे। और 3 साल से वो लोग उसी जंगल के बीच में घूम फिर रहे होते हैं। इतने में अचानक एक वॉरियर पीछे से उस पे हमला करने की कोशिश करता है और उसका पेट मोई पर अपनी रूट से वार करता है। तो हम देखते हैं कि मोई उन रूट्स के ऊपर अपना पैर रखकर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उन रूट्स को और पेट को पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। और दूसरी तरफ हाउ टियान उस वॉरियर का हाथ पकड़कर उसे जोर से जमीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पे ही ढेर हो जाता है। जिसके बाद हाउ टियान फौरन से उसका वो बैग देखता है। उसके बैग के अंदर से उसे एक छोटा सा मैप मिलता है। हाउ टियान वो उस मैप को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक दरख्त के पास बैठ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस छोटे से मैप को देखने के बाद उसी स्क्रॉल को बाहर निकालता है तो उसे दिखाई देता है कि उस स्क्रॉल में बहुत सारे नाम गायब हो गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने इस स्क्रॉल को देखा था तो ये पूरी तरह से भरा हुआ था। मगर अब बहुत सारे नाम चमकना बंद हो गए थे। इनका मतलब ये था कि ये सारे वॉरियर अब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या फिर मारे जा चुके हैं। और फिर हाउ टियान कहता है कि अब 3 साल पूरे हो चुके हैं, मेरे ख्याल से हमें अपनी पुरानी यादों को भूल जाना चाहिए। इतने में अचानक जी चेंग अपने फ्लाइंग बीस्ट के साथ वहाँ से गुजरता है तो हाउ टियान एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। और फिर जब उस स्क्रॉल की तरफ दोबारा देखता है तो उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे वॉरियर तेजी के साथ डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मोई को लेकर एक गुफा की तरफ जाता है। उस गुफा के अंदर एक बहुत ही पावरफुल जायंट बीस्ट होता है जो कि उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। मगर हाउ टियान उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से कैद हो, पर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद
करवा सकता हूँ, मगर इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें मेरी इस सोल रिंग में आना होगा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर वो बीस्ट भी मान जाता है और फिर हमें दो और वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि ब्लड सोल बीस्ट के साथ वहीं पे ही आ रहे होते हैं। जैसे ही वो हाउटियन को देखते हैं तो वो लोग फौरन से उसके सामने आ जाते हैं। तो हाउटियन निंग निंग से कहता है कि जरा इन्हें ठंडी हवा खिलाओ। तो निंग निंग फौरन से वहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल करके एक आइस वॉल क्रिएट कर देती है और फिर वो दोनों ब्लड बीस्ट जैसे उनकी तरफ आ रहे होते हैं, हाउटियन निंग निंग को वापस बुला लेता है और अपनी सोल रिंग का इस्तेमाल करके उस बड़े जायंट बीस्ट को बाहर बुलाता है, जो कि आते साथ ही उन दोनों ही बीस्ट पर एक पावरफुल क्लॉ अटैक करते ही उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर उनके सोल मास्टर्स पर भी सेम वैसा ही एक अटैक करता है, जिससे वो उनकी भी खटिया खड़ी कर देता है। उस सोल बीस्ट की पावर के आगे वो लोग बिल्कुल भी नहीं ठहर पाते। ये देखकर हाउटियन भी बहुत खुश होता है और वो अपने उस सोल बीस्ट से कहता है कि अगर तुम इन वॉरियर्स को मारना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, तुम चाहे तो इन्हें जाकर मार सकते हो। ये कहने के बाद वो दोबारा से वही स्क्रॉल खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अब बस बहुत ही कम लोग बचे हैं और हमें पता चलता है कि उसने अपने सोल स्पेस के अंदर कुछ नए मॉन्स्टर्स को कैद कर दिया था, जो कि अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में थे। वो उन दोनों बीस्ट को भी एक एक नाम देता है और उनसे कहता है कि ठीक है, तुम भी आज से मेरे सोल स्पेस में रहोगे। और फिर जब वो उस स्क्रॉल को खोलकर देखता है तो उसके अंदर उसे एक बहुत ही खास नाम दिखाई देता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मोई के ऊपर बैठकर बहुत ही तेजी से भागते हुए एक और डायरेक्शन की तरफ जा रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक झरने के नीचे एक लड़की खड़ी हुई होती है, जो कि असल में सेम उसी प्रिजन से आई थी जिस प्रिजन से हाउटियन आया था। वो वहाँ पर झरने के ऊपर किसी को देखने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखें भी भीगी हुई होती हैं। उसने अपना डेगर नीचे छोड़ दिया था, ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी अभी उसकी किसी के साथ फाइट हुई है। तो हाउटियन वहाँ पे आते ही कहता है कि काओही कहाँ है। तो हाउटियन को वहाँ पर देखकर वो लड़की काफी सरप्राइज होती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं काओही के आसपास भी नहीं भटकती। मगर हाउटियन उससे कहता है कि अपना ये डेगर मुझसे दूर करो, क्योंकि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने या फिर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया। मगर वो लड़की कहती है कि इस कंपटीशन में ऐसी बात कहना बहुत ही आम बात है। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जो कि काओही को मारने के लिए आ गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम हम लोगों में से अगर फाइट करने में अच्छे हो तो तुम काओही को मार सकोगे। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी मुश्किल के साथ यहाँ पे सरवाइव किया है। ये कहने के बाद वो अपने उस डेगर की तरफ देखती है और कहती है कि मेरे पास वेपन के नाम पर बस अब ये एक डेगर ही बचा है, क्योंकि काओही ने मेरे उस फायर एल्फ को पूरी तरह से मारकर खत्म कर दिया और मैं जानती हूँ कि एंड में क्या होगा। तुम भी आखिर में जाकर काओही के साथ ही फाइट करोगे और उसका अंजाम तुम्हारी मौत के साथ होगा। मगर फिर हाउटियन उससे कहता है कि काओही ने हमेशा तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि काओही ने तुम्हें एक वेपन बनाकर इस्तेमाल किया और जब उसका काम निकल गया तो उसने तुम्हें एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। तुम बताओ तुम इसके बारे में अब क्या कहोगी। ये सुनते ही उस लड़की के हाथ से वो डेगर गिर जाता है और वो कहती है कि जब वो रात के टाइम पे मेरे पास आया था तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका था, मैं उसे जान से मार देती, मगर मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि अगर मैं उसे मार दूंगी तो फिर मैं कैसे सरवाइव करूंगी। मगर फिर हाउटियन उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, क्योंकि इस आइसलैंड में अब कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। अगर तुम उसे नहीं मार सकती तो तुम्हारी जगह मैं उसे जाकर मार देता हूँ। ये कहते ही वो उसका डेगर उठाकर उसे वापस कर देता है। मगर वो लड़की कहती है कि तुम ये मत भूलना कि हम सब एक प्रिजनर हैं और आखिर में हमें एक दूसरे को मारना ही है, पर मैं चाहती हूँ कि हम में से अगर कोई भी जीत जाए तो क्या हम लोग। ये कहकर वो थोड़ा सा खामोश हो जाती है और कहती है कि चलो कुछ नहीं, बस तुम जाओ। तो हाउटियन कहता है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की उससे पीछे से कहती है कि अगर ये खेल खत्म हो जाए तो फिर क्या हमारे रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आ सकती हैं, क्या हम लोग एक नया रिलेशन बना सकते हैं। ये सुनकर हाउटियन को एक झटका लगता है, मगर वो उसे फिर इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग दोबारा से काओही को देखते हैं। वो भी उसी तरह का एक स्क्रॉल देख रहा था जैसा कि हाउटियन के पास था। उसे देखकर वो कहता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। ये कहने के साथ अचानक उस पर कोई अटैक कर देता है जिससे वो बाल बाल बचता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक असल में हाउटियन ने किया था। तो हाउटियन उसे देखकर कहता है कि लॉर्ड काओही, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि
तुम पिछले 3 साल से यहाँ पर एक लड़की की पीठ पीछे छुप कर रह रहे हो। लगता है कि शायद तुम्हें ज्यादा धूल मट्टी अच्छी नहीं लगती, मगर काओ कहता है कि सुनो बच्चे, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये कहने के बाद वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की, तुम मुझसे धोखा करोगी। लगता है कि अब तुम दोनों ही लूजर्स को सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो गुस्से में आकर अपने एक साथ दो बीस्ट को बाहर बुला लेता है। तो एक बीस्ट आते साथ ही एक पावरफुल विंड एनर्जी अटैक करता है। ये देखकर हाउटियान फौरन से निंगनिंग को बाहर बुलाता है, जो कि उस अटैक को रोक लेती है। और दूसरी तरफ वो लड़की हाउटियान से कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने खुद को काफी अपग्रेड कर लिया है, मगर काओ का वो स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बीस्ट जिसे काओ ने इसी आइसलैंड में पकड़ा है, वो तुम्हारे सोल पेट से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसलिए तुम्हें भी एक मर्तबा अपने पेट की स्ट्रेंथ देख लेनी चाहिए। हाउटियान उससे कहता है कि स्ट्रेंथ के मामले में तुम बेफिक्र हो जाओ। और इस तरफ काओ कहता है कि अगर मैं कब का मारा गया होता तो मेरी जगह ये लड़की भी मर चुकी होती। तुम दोनों लूजर्स मेरी वजह से अभी तक जिंदा हो, मगर अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों को डायरेक्टली हेल में चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसके वो दोनों ही बीस्ट हमला करने के लिए आते हैं। तो निंगनिंग अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पूरे ग्राउंड को फ्रीज कर देती है, जिसकी वजह से काओ का वो बीस्ट फिसलते हुए हाउटियान से आगे निकल जाता है और निंगनिंग उस विंड स्ट्रॉर्म को भी रोक देती है। जिसके बाद हाउटियान कहता है कि तुम जैसा चाहे अटैक कर सकते हो, मैं तुम्हें अच्छा खासा मौका दे रहा हूँ। ये सुनकर काओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ललकार रहे हो, मेरे आगे तुम हो ही क्या, तुम्हारी औकात ही क्या है। लगता है कि शायद तुम्हें दोबारा से याद दिलाना पड़ेगा कि मैं लॉर्ड काओ हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो विंड बीस्ट दोबारा से अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे निंगनिंग फिर से रोकने की कोशिश करती है। और वो दूसरा बीस्ट जैसे तैसे करके खुद को किसी तरह संभाल लेता है और फिर निंगनिंग पे हमला करने के लिए जैसे ही आता है तो हमें दिखाया जाता है कि काओ नेचर पावर का इस्तेमाल करके हाउटियान को पैरों से पकड़ लेता है। मगर इतने में निंगनिंग वो आइस पावर का इस्तेमाल करके बीस्ट को बुरी तरह से इंजर्ड करके वहीं पे ही रोक देती है और हाउटियान अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन रूट्स को जला देता है। और फिर वो काओ से कहता है कि ये सब कुछ मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, शायद ऐसा कुछ 3 साल पहले भी हुआ था। ये सुनने के बाद काओ अपने विंड बीस्ट के जरिए फिर से एक पावरफुल विंड एनर्जी अटैक करता है, मगर दूसरी तरफ निंगनिंग एक आइस वॉल खड़ी कर देती है, जिससे वो उस अटैक को रोक लेती है और उस विंड बीस्ट को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है। और इस तरफ वो दूसरा बीस्ट आइस स्टोन्स के बीच में जकड़ा हुआ होता है। ये देखकर काओ के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो अपना डेगर थ्रो कर देता है, मगर हाउटियान उस डेगर को फ्रीज करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और निंगनिंग की पावर की मदद से उसकी बॉडी को बहुत ही तेजी के साथ फ्रीज करना शुरू कर देता है। जिस पर काओ कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ। अगर हाउटियान कहता है कि अच्छा क्या कर लोगे तुम इस वक्त इस कंडीशन में हो ही नहीं कि तुम इस तरह की कोई बात कर सको, मेरी मानो तो तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ और ऐसी वैसी कोई हरकत मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं, क्योंकि मैंने तुमसे अभी भी अपना बदला नहीं लिया है। और फिर वो लड़की हाउटियान से कहती है कि इन बीस्ट में अब बिल्कुल भी जान नहीं रही। ये कहने के बाद हाउटियान निंगनिंग से कहता है कि चलो इनका काम तमाम करो। ये कहते ही निंगनिंग फौरन से अपनी आइस पावर के जरिए एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है और उस जगह को पूरी तरह से फ्रीज करते हुए अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करके उन दोनों ही बीस्ट पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करती है, जिससे वो उन्हें पूरी तरह से इरेज कर देती है। उन सोल पेट्स के मरते ही काओ को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और फिर हाउटियान उससे कहता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत का यहाँ पे इंतजार करो। ये कहते ही वो लोग वहाँ से जैसे ही जाने की कोशिश करते हैं तो अचानक से काओ गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये खेल खत्म हो गया है। ये कहते ही वो अपना एक हाथ बाहर निकालते ही अपने एक और सोल पेट को बाहर बुला लेता है, जो कि एक वन आए ग्रीन फ्लेमिंग बीस्ट होता है। वो अपने उस डीमन बीस्ट से कहता है कि इनका काम तमाम कर दो। ये कहते ही वो बीस्ट जैसे ही हाउटियान को मारने वाला था तो इतने में अचानक से निंगनिंग उस पर आइस स्टोन से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और फिर हाउटियान कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास दोबारा से वापस आऊंगा। ये देखकर वो लड़की बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है कि आखिर हाउटियान ने इन 3 सालों में क्या किया है जो वो इतना ज्यादा ताकतवर बन गया है। मगर फिर काओ अपने डीमन से कहता है कि पहले मुझे यहाँ से आजाद करो। ये कहते ही वो अपनी फ्लेमिंग के जरिए उस बर्फ को पिघला देता है और फिर वो 6 टेल फॉक्स को देखते हुए कहता है कि मैंने इस छोटी सी फॉक्स को कमजोर समझने की गलती की थी। मगर वो अपने उस डीमन से कहता है कि इन सब लोगों को अपनी फ्लेम्स में जलाकर राख कर दो। मगर फिर हाउटियान उससे कहता
कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये फायर मोजी को जला सकती है? मोजी पिछले 3 साल से उस व्हाइट आई डीमन के बिल्कुल साथ रह रही है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये मामूली सा पेट कुछ कर पाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि काओजी का वो पेट अपने चारों तरफ ग्रीन फ्लेम्स को फैला देता है और फिर मोजी वो तेजी से उन ग्रीन फ्लेम्स के बीच में कूद जाती है और फिर वो धड़ाम करके नीचे गिरता है, जिस पर काओजी को भी एक जोर का झटका लगता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया। मगर हाउटियान कहता है लगता है कि शायद अब तुम्हें होश आ गया होगा, मगर तुमने बहुत ज्यादा देर कर दी है। ये कहने के बाद मोजी उस पे हमला करने के लिए जाती है और उस पर अपना पैर रख देती है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काओजी अपनी नेचर पावर के जरिए उस लड़की को पकड़ लेता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है, जिस पर हाउटियान फौरन से कहता है कि मोजी उसके ऊपर से हट जाओ। ये सुनते ही मोजी फौरन से अपने आप को उससे दूर हटाकर वापस से हाउटियान के पास आ जाती है और फिर काओजी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे करीब आने की गलती भी मत करना, वरना ये लड़की मारी जाएगी। मगर दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि मेरी परवाह मत करो, मगर काओजी को हर हाल में हमने मारना ही है। मगर हम देखते हैं दूसरी तरफ काओजी कहता है कि तो फाइनली ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। इतना कहने के बाद अचानक से वहाँ पर एक और फ्लाइंग बीस्ट आता है और काओजी कहता है कि मुझे शुरू से ही पता था कि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई अफेयर चल रहा है। ये कहते ही वो अपने बीस्ट के साथ उस लड़की को उठाकर वहाँ से दूर ले जाता है और जाते हुए कहता है कि ये लड़की तो फिलहाल मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मगर वो लड़की हाउटियान से कहती है कि तुम एक नंबर के बुज़दिल हो, तुमने कुछ देर पहले ही तो मुझसे वादा किया था कि तुम इसे जान से मारोगे। ये तुम्हारे इस वक्त सामने खड़ा है, आखिर तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा परवाह क्यों है? ये सुनकर काओजी उसकी कमर पर एक जोर से पंच मारता है, जिससे हाउटियान को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो लड़की हाउटियान की मजबूरी बन गई थी। मगर फिर काओजी उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतने ही गट्स हैं तो फिर तुम मुझे मार दो, मगर मेरे साथ ये लड़की भी मारी जाएगी। मगर फिर वो लड़की हाउटियान को बताती है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि ये लोग यहाँ पे मौजूद जितने भी प्रिजनर्स हैं उन सब लोगों को मार देंगे, यहाँ तक कि जो आखिरी प्रिजनर यहाँ पे बचेगा उसे भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम मेरी परवाह मत करो। मगर काओजी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, जिस पर मोजी गुस्से में उस पर पीछे से अपनी टेल के साथ एक पावरफुल एनर्जी अटैक कर देती है, जिससे काओजी बाल बाल बच जाता है और हाउटियान उससे कहता है कि ऐसी गिरी हुई हरकतें सिर्फ तुम्हारे जैसे ही घटिया लोग कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो मोजी से एक और एनर्जी अटैक करवाता है, जिससे काओजी फिर से बाल बाल बच जाता है। मगर फिर काओजी उससे कहता है कि तुम बस एक मामूली से बच्चे हो जिसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है, इसीलिए तुम बिना वजह में ही इतना ज्यादा करते हो। मगर भूलो मत ये लड़की अभी भी जिंदा है, मैं इसे अपने साथ ले जाकर इतना टॉर्चर करूंगा कि ये खुद मुझसे रहम की भीख मांगेगी। मगर वो लड़की कहती है कि तुम इसकी बात पे यकीन मत करो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ये भी जानता है कि यांग फैमिली का मास्टर वो बहुत जल्द यहाँ पे पहुँच जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी प्राउड के साथ गुजारो, ना कि तुम्हें मेरी तरह हमेशा शर्मिंदगी हो। ये कहने के बाद वो अपना डेगर निकालकर काओजी के पेट में घुसा देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मगर काओजी उसी डेगर को निकालकर उस लड़की की पीठ पे दे मारता है और उसे नीचे थ्रो कर देता है। ये देखकर हाउटियान के भी होश उड़ जाते हैं। मगर दूसरी तरफ काओजी उस लड़की को धक्का देता है तो वो सीधा नीचे की तरफ जाती है और सीधा पानी में जा गिरती है, जिसके बाद हाउटियान गुस्से में एकदम से पागल हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जाने का एक मौका दिया था। ये कहने के बाद उसे फिर से वही फ्लैशबैक आते हैं जिसमें काओजी ने उसके सारे ही चहीतों को मरवाया था। ये याद आने के बाद वो बहुत ही तेजी के साथ काओजी की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अपने डेगर से वार करके उसे चारों शाने चित कर देता है और फिर वापस आकर कहता है कि वो लोग जो कि बुरा काम करते हैं उन्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए और जो लोग मुझे ऑफेंड करेंगे उन्हें मौत का जायका चखना होगा। इतने में हम लोग देखते हैं कि यांग फैमिली का वही वॉरियर दोबारा से हाउटियान को ढूंढ लेता है और कहता है कि सच में ये शो काफी अच्छा था, मुझे इसमें काफी मजा आया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।